हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है एलिज़ाबेथन एज। और ये जो एज है इसकी शुरुआत हुई थी 1558 को और ये ख़त्म होती है 1603 में। यानी कि जब तक एलिज़ाबेथ यानी रानी एलिज़ाबेथ द फर्स्ट का रूल चलता गया तब तक ये एज माना जाता है। इसको गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी कहा जाता है। और अगर साथ ही साथ हम ये भी कहें कि रेनेसा का पीरियड, तो वो भी इसी के अंदर शामिल हो जाता है, क्योंकि उसे भी इसी के आसपास का टाइम में ही माना गया। 1500 से लेके 1600 तक का जो टाइम था वो भी रेनेसा का पीरियड था। इसके अलावा अगर हम सेपरेट करें तो इसको और भी एजेस में टुकड़े किए जा सकते हैं। तो जैसा कि जब तक शेक्सपियर थे तो उस एज तक के समय को, या फिर डायरेक्टली हम कहें तो एलिज़ाबेथन एज को भी शेक्सपियरियन एज या फिर एज ऑफ शेक्सपियर कहा जाता है। इस समय इंग्लैंड में शांति थी, क्योंकि यहाँ पे स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच जो डिस्प्यूट था वो अब नहीं रहा जब एलिज़ाबेथ आ गई थी। एलिज़ाबेथ द फर्स्ट, ध्यान में रखिएगा। पोइट्री, म्यूज़िक या लिटरेचर, इन सभी का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। साथ ही साथ रिलीजियस पीस बनता रहा, क्योंकि इससे आगे जो डायनेस्टी थी वो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था रिलीजन के कारण। यहाँ पे कैथोलिक, एंग्लिकन या फिर प्रोटेस्टाइन में कुछ गड़बड़ी होने शुरू हो गई। और एक बात बता दूँ कि ये जो डायनेस्टी है जिसमें एलिज़ाबेथ है, उस डायनेस्टी का नाम था ट्यूडर डायनेस्टी। और आपको मालूम होगा कि हेनरी द एट यानी कि वो थे एलिज़ाबेथ के पिता, जो एक कैथोलिक थे, मगर बाद में वो अपने कैथोलिसिज्म को छोड़ देते हैं और प्रोटेस्टेंट बन जाते हैं। इसके पीछे माना जाता है कि उनका पर्सनल मैटर था कि वो किसी और से शादी करना चाहते थे और उन्हें डिवोर्स कैथोलिक सिस्टम में नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने इसको मान लिया, प्रोटेस्टेंट को माना। और हेनरी द एट ने खुद को कंसीडर कर दिया एज द हार्ट ऑफ द चर्च। तो इनके बाद आते हैं एडवर्ड द सिक्स्थ। वो यहाँ के नेक्स्ट राजा बनते हैं, मगर वो क्या करते हैं कि जितने भी चर्चेस थे जो बिलोंग करते थे कैथोलिसिज्म से, मतलब कैथोलिक चर्च को, उन्होंने सारे के सारे चर्चेस को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। इसके बाद का जो टाइम था वो था जेन का। मगर ये जेन जो है वो ज़्यादा दिन तक गद्दी पे नहीं रही, वो केवल मात्र 9 दिन के लिए बनी। फिर आते हैं मैरी। मैरी एक कैथोलिक थी जो आगे चल के रानी बनती है जेन के बाद, मगर वो बड़ी ही मतलब नापसंद करती थी प्रोटेस्टेंट को। वो कैथोलिक थी, तो इसलिए वो बड़ा ही अत्याचार करना शुरू करती है और उन्हें लोग ब्लडी मैरी के नाम से भी पुकारते थे। तो इसके बाद का जो टाइम है, मैरी के बाद ही एलिज़ाबेथ यहाँ पे रानी बन जाती है। वो प्रोटेस्टेंट थी और वो सारे के सारे चर्चेस को फिर से रीओपन करवाती है, और उसके आने के बाद कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में ही एक तरह का फ्रेंडशिप करवा देती है, दोनों को मिलजुल के चलाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या था उस समय का, इसे जान लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उस समय मोनार्की प्लस पार्लियामेंट, इन दोनों का शासन चल रहा था, मगर मोनार्की हैव द सुप्रीम पावर, उसके पास सुप्रीम पावर था मोनार्की के पास, यानी कि रानी के पास ज़्यादा पावर था, हालांकि पार्लियामेंट वहाँ पे थे। और एलिज़ाबेथ के समय ही यहाँ का जो नेवल फोर्स था वो पावर में आता है, ज़्यादा राइज करता है। जैसे कि इससे पहले जो कहा जाता था स्पेन के लिए कि स्पेन का सूरज कभी नहीं डूबता, यानी कहा गया था, कहावत थी, सन नेवर सेट्स इन स्पेन। तो वो सबसे ग्रेटेस्ट पावर था उस टाइम, और वो एक देश था जो कैथोलिक देश था, मतलब वहाँ पे कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को माना जाता था। और 1588 पे स्पेनिश आर्मडा इंग्लैंड आता है, यानी कि इस स्पेनिश आर्मडा का मतलब होता है कि एक नेवल फोर्स के ज़रिए हमला करना। यहाँ तकरीबन 130 से लेके 150 तक शिप्स आते हैं, अटैक करते हैं इंग्लैंड पे। तो इसके पीछे का एक कारण था, वो चाहते थे कि ओवरथ्रोन कर ले, यहाँ के गद्दी को छीन ले और क्वीन एलिज़ाबेथ को हरा दे, मगर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो इसके पीछे का असल में एक बैकग्राउंड है, किस कारण स्पेनिश आर्मडा इंग्लैंड आता है, अटैक, स्पेन का अटैक क्यों होता है इंग्लैंड में 1588 में। इसके पीछे कुछ कारण थे, कुछ कहा जाता है कि रिलीजियस कारण थे, धर्म को लेके, क्योंकि वहाँ पे कैथोलिसिज्म को रोका जा रहा था, प्रोटेस्टेंट को फैलाया जा रहा था। इसके अलावा जो
जो पायरेट्स थे या फिर उनका एम्पायर बढ़ रहा था। ठीक है, अंग्रेज़ों का जो एम्पायर था वो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा था। और एक कारण था पापल बुल। ये एक तरह का क्या कहते हैं, एक बिल पास कराने जैसा था, जिसमें कहा गया था कि रानी को एग्जीक्यूट किया जाए, क्योंकि वो उनके धर्म को नष्ट कर रही थी, कैथोलिसिज्म को अनसपोर्ट कर रही थी। इसीलिए और भी कारण थे, जैसे नीदरलैंड को उन्होंने फाइनेंशियल सप्लाई किए थे, क्योंकि स्पेन नीदरलैंड पे अधिकार करना चाहता था और इंग्लैंड उसकी मदद कर रहा था। इसके अलावा पर्सनल कारण भी था। जो फिलिप थे, यानी स्पेन के जो राजा थे, वो क्वीन को अपना प्रपोज़ल देते हैं शादी का, और वो उसे रिजेक्ट भी करती है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो शादी कर लेती है तो उनका ये इलाका हड़प लिया जाएगा। मगर जो भी हो, जो स्पेनिश आर्मडा यहाँ पे आता है, यानी कि जो युद्ध होने वाली रहती है, वो युद्ध में विजयी इंग्लैंड की सेना ही होती है। ठीक है, तो इसको जो लीड कर रहे थे वो कौन थे? सर फ्रांसिस ड्रेक। इन्होंने इसको लीड किया और उन्होंने जिता दिया इंग्लैंड को। इससे एलिज़ाबेथ का भी बहुत ही नाम बढ़ गया, वो पूरे यूरोप में फेमस हो गई। और इस समय इंग्लैंड ने आगे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन किया था, एक्सप्लोरेशन किया था, डिस्कवरीज़ की थी, जैसे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, या फिर हम कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के समय पे ही भारत में आती है, और उनका सेटलमेंट यानी कॉलोनाइजेशन हमारे यहाँ होता है। वो हमें अपने अधीन कर लेते हैं, हम ग़ुलाम बन जाते हैं। मगर उनके लिए तो ये सक्सेस था, हालांकि हमारे लिए नहीं था। और एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट जो है वो है, सर फ्रांसिस ड्रेक बिकम द सेकेंड पर्सन टू सर्कमनेविगेट द ग्लोब। यानी कि सर फ्रांसिस ड्रेक जो थे वो दुनिया के सेकंड व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, और वो समय था 1577 से लेके 1580। तो चलिए एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अगर वो सेकंड थे तो फर्स्ट व्यक्ति कौन था जिसने पूरे विश्व को एक चक्कर लगाया था? वो थे फर्डिनेंड मैगलेन। इन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। जो उनका माना जाता है कि उन्होंने पहली बार पूरी दुनिया को घुमा था। वो एक पुर्तगाली थे, मतलब पोर्तुगीज़ थे। तो अब बात करते हैं लिटरेचर की। तो लिटरेचर की अगर बात करें तो सबसे पहला नाम तो ज़रूर आपको पता ही होगा, विलियम शेक्सपियर। इन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया था। तो अगर हम टॉप 5 अगर हम यहाँ से लिटरेरी आर्टिस्ट को चुनें तो हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कि एक तो विलियम शेक्सपियर तो ज़रूर हैं ही, उसके साथ साथ क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको लिटरेरी आर्टिस्ट मिल जाएंगे। तो अभी मैं शुरू करना चाहता हूँ कि लिटरेचर में कौन कौन थे और किस किस प्रकार की चीज़ों को लिखा जाता था। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि सोनेट यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ स्पेंसरियन स्टैंजा यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्योंकि स्पेंसर ने इसकी शुरुआत की थी। इसके साथ साथ ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स जो था वो भी यहाँ पे कंक्लूड करना चाहिए। हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स, पैम्फलेट्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी यहीं से शुरुआत हो रही है इसकी। तो बड़े बड़े नामों में एडमंड स्पेंसर, जैसे मैंने कहा, जो कि ना एक नॉन ड्रामेटिस्ट थे, ये ड्रामा नहीं लिखते थे। इसके साथ साथ थॉमस सैकविल, जॉर्ज चैपमैन, फिलिप सिडनी, माइकल ड्रेटन, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी वेट्स की, वो भी इसी समयकालीन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो यूनिवर्सिटी वेट्स है, इनके अगर बात की जाए तो ये जितने भी यहाँ पे लेखक थे वो सारे के सारे यूनिवर्सिटी वेट्स यानी कि अच्छे खासे यूनिवर्सिटीज़ को कवर करके आए थे। मगर इसमें से एक जो था थॉमस किड, वो इनमें शामिल नहीं थे, फिर भी उनको यूनिवर्सिटी विट के लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो पहला हम नाम कहेंगे जॉन लिली, जॉर्ज पिल, थॉमस लॉज, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नैश और साथ ही साथ थॉमस किड। तो ये सारे थे यूनिवर्सिटी वेट्स। और अगर हम ड्रामेटिस्ट की बात करें तो कौन कौन बड़े ड्रामेटिस्ट थे, तो उनमें सबसे पहले तो नाम आता है विलियम शेक्सपियर का, देन बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस मिडल्टन, जॉन वेबस्टर इत्यादि, और भी बहुत सारे राइटर्स थे जिनको हम शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ।
और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।